अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको जल्द अज जल्द लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र भी तय करने में हेल्प करेगा इंशाल्लाह। प्रीवियस कुछ वीडियो से हम हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ द हाइपरटेंशन को डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेज 1, स्टेज 2 एंड सीवियर हाइपरटेंशन क्या होती है। और साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हम किसे बोलते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या फ़र्क होता है और हमने इनकी इटियोलॉजी को भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन एंड लैब इन्वेस्टिगेशंस इन हाइपरटेंशन एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ द हाइपरटेंशन को भी डिस्कस किया। उसके बाद हमने कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द हाइपरटेंशन को भी डिस्कस किया और उसके बाद हमने ट्रीटमेंट को डिस्कस किया कि हमारे पास कौन से 4 से 5 ग्रुप्स होते हैं मेडिसिन के जो कि हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं और वो किस सीक्वेंस में एडवाइस करने हैं, राइट। उसके बाद हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में भी थोड़ी सी बात की और हमने देखा कि हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए ब्लड प्रेशर को ट्रीट करते हुए। आम पेशेंट्स में क्या होने चाहिए, डायबिटिक्स में क्या होने चाहिए, ओल्ड एज पेशेंट्स में क्या होने चाहिए, ये सब कुछ हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो ट्रीटमेंट डिस्कस किया था वो क्रोनिक हाइपरटेंशन का था, जो कि हम ओपीडी बेसिस पे भी पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं और वो जो मेडिकेशंस हैं वो पर ओरल लेने वाली टैबलेट्स हैं, राइट। तो अगर एक पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में प्रेजेंट होता है विद मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, इसके ट्रीटमेंट में हमारे पास बेसिकली 5 ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन होती हैं और यहाँ पे मैं आपको उनमें से 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स जो है वो बताऊँगा कि हम किस तरह से पेशेंट को जो है वो इमरजेंसी में ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि पेशेंट को हमने जल्दी ट्रीट करना है क्योंकि वो इस वक्त मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन वाली फ़ेज़ में। और जल्दी का मतलब ये है कि हम जो भी मेडिसिन देंगे वो आईवी फॉर्म में देंगे। तो इस लेवल पर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हमारे पास 3 बड़े ग्रुप्स हैं, जिनमें से नंबर 1 वेज़ोडाइलेटर्स का है, नंबर 2 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का है एंड नंबर 3 बीटा ब्लॉकर्स का है। वेज़ोडाइलेटर्स में हमारे पास जो कॉमन यूज़ होने वाली मेडिसिन है वो एक हाइड्रोलाज़ीन है, जो कि आपको हाइड्रोलाज़ीन के ही नाम से मिल जाएगी मार्केट में और इसकी डोज़ जो है वो 10 to 20 मिलीग्राम आईवी बोलस की फॉर्म में आप देंगे। बोलस का मतलब ये है कि आप एक सिरिंज में इसको प्रिपेयर करके पेशेंट को स्टैट में दे सकते हैं, राइट। उसके बाद जो सेकंड ड्रग है वो नाइट्रोग्लिसरीन है। ये आपको ग्लिसरीन ट्राईनाइट्रेट के नाम से जो है वो मार्केट में मिल जाती है, या एक आइसोकिट इन्फ्यूजन आपको मिलता है मार्केट में और इसकी डोज जो है वो 5 to 200 माइक्रोग्राम पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन है, राइट। और इसमें जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो सोडियम नाइट्रोक्साइड है और इसकी ये भी वेज़ोडाइलेटर है और इसकी डोज जो है वो 0.25 से लेकर 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट आईवी इन्फ्यूजन है, राइट। आईवी इन्फ्यूजन जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में दिए जाते हैं, वो आप इन्फ्यूजन पंप से भी दे सकते हैं या वो आप माइक्रोब्यूरेट के अंदर प्रिपेयर करके भी पेशेंट को दे सकते हैं। माइक्रोब्यूरेट में जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आप उसकी कंसंट्रेशन का ख्याल रखेंगे और स्टाफ को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपने कितने माइक्रो ड्रॉप्स पे पेशेंट को डिलीवर करना है, राइट। और इसके माइक्रो ड्रॉप्स निकालने का जो मेथड है वो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने आईवी इन्फ्यूजन की वीडियोस बनाई हैं उसमें मैं ये बता चुका हूँ सारा डिटेल से। तो अगर आपको ये ड्रॉप्स निकालने नहीं आते तो आप वो वाली वीडियो देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। और इन्फ्यूजन फॉर्म में जो आप मेडिसिन दे रहे हैं इसमें आपने एक ख्याल ये रखना है कि जब आप अपना टारगेट ब्लड प्रेशर अचीव कर चुके हैं और अब आपने ये मेडिसिन ऑफ़ करनी है तो आपने इसको एकदम से ऑफ़ नहीं करना, आपने इसको टेपर करना है, राइट। अगर आप इसको टेपर करेंगे तब पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहेगा। अगर आप इसको स्टैट में ऑफ़ कर देंगे, अचानक से ही ऑफ़ कर देंगे तो ब्लड प्रेशर जो है वो दोबारा से शूट कर सकता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो इन 2 बातों का आपने ध्यान रखना है कि और इसके माइक्रो ड्रॉप्स जो हैं वो क्लियरली आपने स्टाफ को बताना है। और दूसरा, जब इन्फ्यूजन को बंद करना है तो आपने टेपर करके ऑफ़ करना है। इसमें जो सेकंड मेडिसिन हमारे पास है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और इसमें जो मेडिसिन है वो निकार्डिपिन है
और इसकी डोज जो है वो 5 to 15 mg पर आवर IV इन्फ्यूजन की फॉर्म में आप इसको दे सकते हैं। जो थर्ड ग्रुप है हमारे पास वो बीटा ब्लॉकर्स का है। बीटा ब्लॉकर में आपको लाबिटालोल IV मिल जाती है, इसी नाम से मार्केट में मिल जाएगी, और इसकी डोज जो है वो 20 mg IV बोलस है, राइट। यानी आप डायरेक्ट सिरिंज में इसको डाइल्यूट करके पेशेंट को स्टैट में दे सकते हैं। तो ये 3 ग्रुप्स हैं जो हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी ग्रुप्स हैं, लेकिन आप ये 3 याद रख लें तो ये आपके लिए काफ़ी रहेगा। दिस इज़ नॉट गुड कि अगर आपके पास पेशेंट जो है वो 230/120 ब्लड प्रेशर के साथ सपोज प्रेजेंट करता है, तो आप उसका ब्लड प्रेशर 120/80 लें इन हाफ आवर या 1 आवर। दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। इसमें आपने ये करना है कि 25% रिडक्शन करनी है इन अ सिंगल आवर, बल्कि इससे भी अगर स्लो आप रिडक्शन करेंगे तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, बल्कि बेहतर है, राइट। उसके बाद मैं आपको कुछ कंडीशन बताना चाहता हूँ जिसमें अगर पेशेंट हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट होता है तो उसमें जो प्रेफरेंस है ग्रुप्स की वो थोड़ा सा चेंज हो रहती है, तो वो आप देख लें। अगर एक पेशेंट ब्लड प्रेशर का है और साथ में उसको डायबिटीज़ भी है, तो उसके लिए फ़र्स्ट लाइन मेडिकेशन जो है वो ACE इनहिबिटर्स वर्सेस ARBs हैं। और अगर उसको कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी डेवलप हो चुका है तो इसमें आप बीटा ब्लॉकर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर एक पेशेंट आपके पास हाइपरटेंशन का है और साथ में इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का है, तो उसमें भी हमारे पास फ़र्स्ट लाइन जो है वो ACE इनहिबिटर्स होंगी वर्सेस ARB, और उसके बाद हम बीटा ब्लॉकर्स, स्पाइरोनोलैक्टोन एंड डाइजॉक्सिन जो है वो पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास एक पेशेंट ब्लड प्रेशर का है, साथ उसको CKD है, CKD स्टैंड फॉर क्रोनिक किडनी डिजीज़, तो उसमें भी आपके पास जो फर्स्ट लाइन है वो ACE इनहिबिटर्स वर्सेस ARBs होंगी। उसके बाद आपके पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, डायूरेटिक्स हैं, बीटा ब्लॉकर एंड अल्फा ब्लॉकर, राइट। इसी तरह अगर आपके पास एक पेशेंट हाइपरटेंशन के साथ CLD यानी क्रोनिक लिवर डिजीज़ का पेशेंट है, तो इसमें फ़र्स्ट लाइन जो है वो आपके पास बीटा ब्लॉकर्स हैं। यहाँ पे आपने ACE इनहिबिटर्स नहीं देने, ये बात नोट करने की है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है स्पाइरोनोलैक्टोन की, राइट। और इसी तरह अगर आपके पास एक पेशेंट हाइपरटेंशन विद एस्थमा और COPD का है, तो इसमें भी आपके पास फ़र्स्ट लाइन जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, और ये सेंट्रल एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, डेल्टाइजिम एंड वरापामिल। डेल्टाइजिम जो है वो आपको हर्बेसर के नाम से, और वरापामिल जो है वो आपको केलान या आइसोप्टेन के नाम से मार्केट में मिल जाएगी। और उसके बाद आप डाइजॉक्सिन यूज़ कर सकते हैं और अमाइड्रोन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने बीटा ब्लॉकर्स यूज़ नहीं करने, राइट। इसी तरह अगर आपके पास एक पेशेंट ब्लड प्रेशर का है और साथ में उसको BPH है, BPH स्टैंड फॉर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, तो इसमें आपके पास अल्फा ब्लॉकर्स हैं, वो फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है। और इसी तरह कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है और साथ में उसको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो आपने थायजाइड डायूरेटिक्स देने हैं, राइट। थायजाइड डायूरेटिक्स ये करते हैं कि सीरम का जो कैल्शियम है उसको मेंटेन रखते हैं या उसको बढ़ा देते हैं, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बेनिफिशियल होगा और साथ में वो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा। तो फर्स्ट लाइन मेडिकेशन थायजाइड है यहाँ पे। और इसी तरह अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है और साथ में हाइपरथायरॉयडिज्म भी है उसको, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन मेडिकेशन जो है वो बीटा ब्लॉकर है, राइट। यहाँ बीटा ब्लॉकर से मुराद ये है कि नॉन कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, वो आपने यूज़ करनी है, राइट। और इसको याद रखने का जो एक निमोनिक है वो ये है कि A से लेकर M तक की जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो कार्डियो सेलेक्टिव हैं, और M के बाद वाली जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो नॉन कार्डियो सेलेक्टिव हैं। तो यहाँ पे आप M से आगे वाली यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोप्रेनोलोल जो है वो आप यूज़ करेंगे, वो नॉन कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, और उसमें एडिशनल फीचर ये है कि वो हार्ट बीट को तो कंट्रोल करेगी और साथ में वो सिंपैथेटिक ओवरड्राइव को भी कंट्रोल करती है, राइट। इसी तरह अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंशन का है और साथ में उसको रीनल स्टोन्स हैं, तो यहाँ पे आपने इसको थायजाइड डायूरेटिक्स देने हैं और लूप डायूरेटिक नहीं देने। थायजाइड में आपको बता चुका हूँ कि सीरम के अंदर कैल्शियम का लेवल रेज़ करते हैं, और लूप्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो यूरिन के अंदर कैल्शियम का लेवल रेज़ करते हैं। इसलिए आपने लूप डायूरेटिक्स अवॉइड करने हैं, क्योंकि मोस्टली रीनल स्टोन्स हैं वो कैल्शियम के होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम ऑक्जेलेट के। तो इसलिए यहाँ पे लूप्स आपने अवॉइड करने हैं और थायजाइड एडवाइस करने हैं। ओके, अब हम कॉमनली यूज़ होने वाली मेडिसिन के कुछ एडवर्स इफेक्ट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन मेडिकेशन ACE इनहिबिटर्स वर्सेस ARBs हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो इनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो नंबर 1 कफ़ है। कफ़ इज़ एसोसिएटेड विद ACE इनहिबिटर्स, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम ARB यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद एंजियोडीमा, ये दोनों का फीचर है। और वर्सनिंग क्रेटिनिन इन द पेशेंट ऑफ रीनल आर्टरी स्टीनोसिस, ये भी इन दोनों का फीचर है। अगर किसी पेशेंट को एस इनहिबिटर या ARB शुरू करने के बाद उसके जो RFDs हैं वो वर्स होना शुरू हो गए हैं, तो आप कंसीडर ये करें कि पेशेंट में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकता है, और उस कंडीशन में फिर आपने ये मेडिकेशन नहीं देनी उस पेशेंट को, राइट। इसी तरह बीटा ब्लॉकर जो हैं उनका एडवर्स इफेक्ट ये है कि वो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करते हैं या ब्रोंकोस्पैज्म करते हैं, डिस्लिपिडीमियाज करते हैं, और डिप्रेशन के साथ एसोसिएशन है, राइट। इसी तरह अगर कोई पेशेंट बहुत सिक है और ICU में एडमिट है या वार्ड में है, और पेशेंट अगर शॉक में जाता है तो उसकी साइन और सिम्टम जो है वो शॉक वाली नहीं होंगी, क्योंकि उसका जो है वो हार्ट रेट भी नहीं बढ़ सकेगा। और अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जाता है तो वो भी मैनिफेस्टेशन जो है वो ऑब्वियस नहीं होगी। तो इसलिए सिक पेशेंट में जो है वो बीटा ब्लॉकर्स को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो 2 तरह के होते हैं, डाईहाइड्रोपैरिडीन, जिसमें एम्लोडिपिन वगैरह शामिल हैं, और ये पेरिफेरल एक्शन करते हैं। तो इनका साइड इफ़ेक्ट जो है ये एडीमा करते हैं और कॉन्स्टिपेशन करते हैं, और हार्ट फेलियर भी कर सकते हैं। और जो इसका सेकंड सब ग्रुप है वो हाइड्रोपैरिडीन्स होता है, और उसमें वरापामिल एंड डिल्टाजिम शामिल हैं, और वो भी नेगेटिव आइनोट्रोपिक होते हैं, इसलिए वो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। उसके बाद हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, ये जैसे मैं बता चुका हूँ पहले कि कैल्शियम का लेवल जो है वो सीरम में बढ़ाता है, और इसी तरह यूरिक एसिड को भी बढ़ाता है, ग्लूकोज को भी बढ़ाता है, और लिपिड्स को भी बढ़ाता है इन सीरम। और पोटाशियम और सोडियम का लेवल जो है वो कम करता है। और लूप डाययूरेटिक्स जो हैं फ्यूरोसिमाइड, वो पोटाशियम का लेवल, सोडियम का लेवल, कैल्शियम का लेवल कम करते हैं इन सीरम और ज़्यादा करते हैं इन यूरिन, इसलिए जो कैल्शियम स्टोन के पेशेंट हैं उनमें फ्यूरोसिमाइड आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और ये थी एक वीडियो कि आप मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के पेशेंट को जो है वो किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, और अगर हाइपरटेंशन के साथ कोई और कंडीशन है जैसे डायबिटीज़ है, CKD है, CLD है, ओस्टियोपोरोसिस है, एस्मा COPD है, तो उन पेशेंट्स में आपके पास फर्स्ट लाइन क्या होती हैं और सेकंड लाइन क्या होती हैं मेडिसिन। और हमने ये भी देखा कि जो कॉमनली यूज़ होने वाली मेडिसिन है इन हाइपरटेंशन, उनके एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या हैं, तो किन कंडीशन में वो अवॉइड करनी चाहिए, और अगर कोई मेडिसिन हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको उस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।